हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भौतिकी के सिद्धांत का निर्माण कैसे करते हैं, यानी हम लोग वैज्ञानिक विधि के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पे अगले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात कर ली थी। तो आज बात किस चीज़ की करनी है, उसी वैज्ञानिक विधि के बारे में कि उसके कितने पद होते हैं और किस हिसाब से हम लोग उसका निर्माण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है कि वैज्ञानिकों द्वारा सुविचारित, क्रमबद्ध तथा तर्क संगत विधि को हम लोग वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और इसके 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। 4 मुख्य पद होते हैं। मुख्य पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला हम लोगों का पद जो होता है वो होता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। क्या होता है? क्रमबद्ध प्रेक्षण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता है प्रेक्षण? कि जब हम कोई भी समस्या को हल कर रहे होते हैं तो हमें उससे बहुत सारे आंकड़े प्राप्त करने होते हैं। प्रेक्षण करके क्या करने होते हैं? आंकड़े प्राप्त करने होते हैं। किसी भी समस्या को हल करने बैठेंगे और उसके ऊपर कुछ भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे, उनको क्या कहते हैं? हम आंकड़े कहते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब बल्ब बनाया था तो उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पहले फेल किए थे, फिर जाके कहीं एक एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? सफल हुआ था। तो उन्होंने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया होगा उससे जो प्रेक्षण किया होगा उससे कुछ निष्कर्ष निकाला होगा, यानी कुछ आंकड़े निकाले होंगे और उन आंकड़ों को लिखते गए, इकट्ठा करते गए। 1000 एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा क्या कर लिए होंगे? आंकड़े इकट्ठे कर लिए होंगे और उन आंकड़ों में सुधार करके उन्होंने क्या किया होगा? उस एक्सपेरिमेंट को सफल किया होगा। तो प्रेक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें उससे आंकड़े प्राप्त होते हैं। कैसे आंकड़े? कि जिस हम एंगल से सोच रहे थे ये एंगल क्या है, गलत है या सही है, वही क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं। गलत है तो उसमें अगले जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें कुछ सुधार करके करेंगे तो उससे भी हमें कोई आंकड़ा प्राप्त होगा। तो क्रमबद्ध प्रेक्षण क्या होता है कि वैज्ञानिकों द्वारा सर्वप्रथम प्रेक्षण किए जाते हैं। प्रेक्षण किए जाते हैं तथा उन प्रेक्षणों के आधार पर आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। आप लोगों को बात समझ में आई कि क्या होता है कि जब कोई प्रेक्षण किए जाते हैं तो उनसे हम लोग आंकड़े इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब उसके आगे क्या होता है? देखो, तो हम लोगों का दूसरा पद होता है परिकल्पना का निर्माण। क्या होता है? परिकल्पना का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। परिकल्पना का निर्माण कैसे होता है? जो हमने आंकड़े इकट्ठा किए हैं, आंकड़ों से हम लोग कोई हाइपोथेसिस क्या करेंगे? दिमाग में सोचेंगे। आंकड़ों के आधार पर क्या करेंगे? हम लोग कोई परिकल्पना का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो परिकल्पना का निर्माण क्या होगा? आंकड़ों के आधार पर
आधार पर, आंकड़ों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। बात समझ में आई? हाइपोथेसिस का निर्माण किसके आधार पे किया जाता है? जो हमने प्रेक्षण किया है उसके जो आंकड़े थे उनके आधार पे हमने एक परिकल्पना का निर्माण किया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है? 4 स्टेप हैं, तो ये स्टेप आप लोग लिख लेना। तीसरा स्टेप होता है कि हमारी जो परिकल्पना है उसका भी परीक्षण होता है। क्या होता है? तो परिकल्पना हम लोगों ने की है आंकड़ों के आधार पे, उसका क्या होगा? परीक्षण होगा। तीसरा स्टेप होगा परिकल्पना का परीक्षण, यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्या होगी? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हमें परिकल्पना की टेस्टिंग करनी है कि परिकल्पना जो हमने की है वो सही है या गलत है। तो कैसे करेंगे परिकल्पना की टेस्टिंग? प्रयोगों के आधार पर। किस पे करेंगे? प्रयोगों के आधार पर। एक वैज्ञानिक समिति बैठेगी और हम लोग कुछ तर्क और कुतर्क करेंगे, तो तर्क के आधार पर तथा समस्या को हल करने के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? परिकल्पना का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो परिकल्पना जो हमने की है तो कैसे उसके परीक्षण होगा? प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर परिकल्पना का परीक्षण होगा। क्या होगा? परीक्षण होगा। कोई परिकल्पना जो की है अगर हमने उसको अपने प्रयोग में उपयोग में लाया प्रयोग के द्वारा, और अगर वो प्रयोग सफल हो गया तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो हमारी परिकल्पना थी वो क्या थी? सही थी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? अंतिम सिद्धांत। अंतिम सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फाइनल थ्योरी। क्या बोलेंगे? फाइनल थ्योरी। अब परिकल्पना का निर्माण हो चुका है, तो अगर परिकल्पना सही है, परिकल्पना की क्या हो चुकी है? टेस्टिंग हो चुकी है, और अगर वो परिकल्पना हमारी सही सिद्ध हुई तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर परिकल्पना क्या है? सही सिद्ध होती है। सही सिद्ध होती है। सिद्ध होती है तो उस परिकल्पना को हम लोग सिद्धांत या नियम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो उस परिकल्पना को सिद्धांत मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? सिद्धांत मान लिया जाता है। आप लोगों को बात समझ में आई कि जब वो परिकल्पना हमारी प्रयोगों के आधार पर सिद्ध हो गई, सही साबित हो गई, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? सिद्धांत मान लेंगे। ठीक है, थ्योरी थी, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं थी, लेकिन आपके सिलेबस में थी तो इसको हमने बता दिया है। अब करना है हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट। क्या करना है? इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? संरक्षण सिद्धांत। कि आपके भौतिकी में कितने संरक्षण सिद्धांत? देखो अब बात करते हैं संरक्षण सिद्धांत की। हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे?
संरक्षण सिद्धांत या संरक्षण नियम भी डाल सकते हैं। कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन क्या होगा, यानी जो हमारा संरक्षित होगा यानी सेफ होगा, जिसको ना उत्पन्न किया जाएगा ना ही नष्ट किया जाएगा, लेकिन भौतिकी की कुछ शर्तों के अनुसार, क्या उसमें कुछ शर्तें भी लागू होंगी, उस हिसाब से जो हमारी भौतिक राशि होगी ना तो उसको उत्पन्न किया जाएगा ना ही उसको नष्ट किया जाएगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, संरक्षण सिद्धांत बन जाएगा। अब भौतिकी में दो प्रकार की राशियां होती हैं, कौन कौन सी, दो प्रकार की। पहली होती है संरक्षी राशि, संरक्षी भौतिक राशि, और दूसरी होती है असंरक्षी भौतिक राशि। संरक्षी क्या होती है कि समय के अनुसार, जब समय हमारा व्यतीत होगा उसके हिसाब से अगर वो भौतिक राशि नष्ट हो गई या उसमें कुछ परिवर्तन आ गया, उसकी क्वांटिटी में कोई क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो उसे हम लोग कहेंगे असंरक्षी राशि। क्या कहेंगे, असंरक्षी। अगर समय के हिसाब से उस भौतिक राशि में कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे कहेंगे असंरक्षी, क्योंकि समय के हिसाब से वो क्या है, सेफ नहीं है, वो भौतिक राशि क्या नहीं है, सेफ नहीं है। और संरक्षी किसे कहेंगे कि समय के बदलने पर भी वह राशि क्या रहे, भौतिक राशि नियत रहे यानी ना बदले, तो उसे हम लोग कहेंगे संरक्षी राशि। तो इन दोनों की आप डेफिनेशन लिख लेंगे। संरक्षी भौतिक राशि उसे कहते हैं जो समय के अनुसार बदले ना, उसे कहेंगे संरक्षी भौतिक राशि। और असंरक्षी भौतिक राशि किसे कहेंगे, जो समय के अनुसार बदल जाए। तो इनके एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल असंरक्षी में आप लोग लिख लेंगे चाल, लिख लेंगे चाल। बल लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, चाल बल। हमने यहाँ पे कोई वस्तु रखी, उसको ढकेलना है, तो अगर 1 मिनट पहले हम उसमें 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और 10 मिनट बाद हम उसमें 10 न्यूटन का बल लगाने लगें, अर्थात समय के हिसाब से वो क्या हो गई, बदल गई राशि, बल की क्वांटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, इसीलिए इसे कहेंगे असंरक्षी राशि। ठीक है, ये असंतुलित राशियाँ भी इनको हम बोल सकते हैं। और ये क्या है, संरक्षी राशि। इसमें एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे द्रव्यमान हो गया, ऊर्जा हो गई, संवेग हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब हम लोगों की हैं संरक्षी राशियाँ। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं संरक्षण सिद्धांत पे। तो संरक्षण सिद्धांत को संरक्षित भौतिक राशियों के हिसाब से ही हम लोगों को परिभाषित करना है। ठीक है, संरक्षण सिद्धांत जो आएंगे, संरक्षित भौतिक राशियों को ही हम लोगों ने सिद्धांत के रूप में उपयोग किया है, वही हमारे संरक्षण सिद्धांत बन गए। तो भौतिकी में मुख्य हमारे 5 प्रकार के संरक्षण सिद्धांत हैं, जिनमें से एक संरक्षण सिद्धांत अब हम लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, वो हमारी चिरसम्मत भौतिकी में था और अब वो गलत साबित हो गया, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। वो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो उसको यहाँ हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो अब कितने संरक्षण सिद्धांतों की स्टडी करना है, 4। कितने, 4। वो कौन से हैं, सबसे पहला है हम लोगों का ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, दूसरा है रेखीय संरक्षण सिद्धांत, तीसरा है कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, और चौथा कौन सा है, ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। देखो, ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत नहीं है, ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। 4 लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। कौन सा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। बार बार नहीं लिखेंगे, यानी एनर्जी कंजर्वेशन। तो लिख लेंगे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर लेंगे, रूपांतरित कर लेंगे। ऊर्जा का एक रूप रहेगा, उसको दूसरे रूप में रूपांतरित कर लेंगे। एक और हम लोगों को पढ़ना है, वो क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत भी यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, 5 पढ़ने हैं। कौन सा, ऊर्जा, आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग।
ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण में क्या लिख लेंगे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसको यानी किसको, ऊर्जा को, ऊर्जा को इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जा सकता है। अगर हम लोग बोलें कि ऊर्जा का एक रूप हमारे आंखों के सामने गायब हो गया, यानी विलुप्त हो गया, तो क्या वो विलुप्त हो जाएगा यानी नष्ट हो जाएगा? नहीं, तभी उसी समय हमारे सामने ऊर्जा का एक दूसरा रूप प्रकट हो जाएगा। जैसे मानो हम लोगों ने कोई एक, मान लो कि एक बंद बर्तन ले लिया इस तरह, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने एक लाइट लगाई। क्या लगाई? लाइट लगाई, जो हमारे पुराने ज़माने की पीली लाइट हुआ करती थी, उसको लगाया, और ये हमारे मेटल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मेटल का। इस प्रकार बनाई, इस लाइट को ऑन कर दिया। क्या कर दिया? ऑन कर दिया, और लाइट इससे बाहर नहीं निकल रही है। हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश भी ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। जब ये जलता रहेगा, प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, तो अब क्या है, बाहर से जब हम लोग देखेंगे इसको, तो हमें तो लगेगा कि लाइट तो जल रही है, कंटिन्यू यहाँ से निकल भी रही है, लेकिन फिर भी प्रकाश हमें आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। यानी प्रकाश का जो रूप है वो क्या है? अंदर विलुप्त हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो मेटल होगा वो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अर्थात जो हमारी प्रकाश रूपी जो ऊर्जा थी वो तो विलुप्त हो गई, लेकिन तुरंत वहाँ पे एक दूसरी ऊर्जा कौन सी प्रकट हुई? ऊष्मा रूपी, यानी कि गर्म हो रहा है, यानी ऊष्मा वहाँ पे निकल रही है। ऊष्मा रूपी ऊर्जा वहाँ पे तुरंत क्या हो गई? प्रकट हो गई। इतना आप लोग समझे कि ऊर्जा का एक रूप अगर हमारे यहाँ पे विलुप्त हो रहा है, तो तुरंत उसी समय आप लोग अगर आसपास थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक रूप अगर हमारा विलुप्त हो रहा है तो दूसरा रूप क्या होगा? वहाँ पे तुरंत प्रकट होगा। जैसे हमारी विद्युत ऊर्जा है, बल्ब में जाती है तो विद्युत ऊर्जा तो नष्ट हो जाती है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा क्या हो जाती है? वहाँ पे प्रकट हो जाती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यही है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। इतना समझे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसका? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश क्या होता है? आवेश किसी द्रव्यमान का वह गुण होता है जिस गुण के कारण वह द्रव्यमान किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। आवेश क्या होता है? वह गुण होता है द्रव्यमान का, यानी वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। अगर आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जो सजातीय आवेश होते हैं, यानी प्लस प्लस, धनावेश धनावेश, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इतना आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आपका आगे चैप्टर आएगा विद्युत धारा, वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। क्लास 12th में है आपका। ठीक है, तो इतना समझो कि जो धनावेश यानी जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो हमारे विजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो
आप लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या लिखेंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसको नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि भौतिकी की कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्त पे ये क्या होता है, हमारा संरक्षित होता है। कोई भी राशि क्या होती है, भौतिकी की कुछ शर्तें होती हैं। यहाँ शर्त क्या है, स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित। और हमारी ऊर्जा में शर्त क्या थी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही थी। ठीक है, कि एक रूप से दूसरे रूप में वहाँ परिवर्तित हो रही थी, यहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो रही थी, ट्रांसफ़र हो रही थी। तो इसको आप लोग लिख लेंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आगे की क्लास में जाएंगे तो एक छोटी सी डिफिनीशन मिलेगी कि एक विलगित निकाय का जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है। विलगित निकाय जिसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जा सके। ठीक है, जब बिना बाह्य बल की जो निकाय होता है उसे हम लोग कहते हैं विलगित निकाय। तो विलगित निकाय का जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। तो आप लोग जब आगे जाएंगे और कुछ वहाँ पे तर्क और कुतर्क जब क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये फेल होता हुआ ये दिखेगा, तो वहाँ पे वो जो परिभाषा रहेगी विलगित निकाय वाली वो वहाँ पे प्रूव करेगी कि जो आवेश संरक्षण है वो एकदम सही संरक्षण सिद्धांत है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिलहाल इतना जानो कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तीसरा है हम लोगों का रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत तो ये क्या है कि निकाय के कणों पर अगर बाह्य बल 0 हो जाए, निकाय के कणों पर अगर बाह्य बल 0 हो जाए तो जो वहाँ पे संवेग होगा वो संरक्षित होगा, यानी नियत होगा। क्या होगा, एक नियत होगा। अच्छा, आप लोग एक बात जानते हैं कि जो भी राशियों का मापन किया जाता है भौतिकी में वो हमेशा निर्वात में किया जाता है। और आपने एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो हमेशा गतिमान अवस्था में रहेगी, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन है कि जब बाह्य बल शून्य हो जाए तो जो निकाय का रेखीय संवेग होगा वो हमेशा नियत होगा। देखो बात समझना, एक वैक्यूम है, एक वस्तु पे कुछ बल लगा दिया गया और ये वस्तु गति करने लगी तो अब ये हमेशा गतिमान अवस्था में रहेगी। और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है,
P इक्वल टू mv, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। बात को समझना, तो जो वेग है वो तो एक नियत ही रहेगा ना, और वस्तु जो है उसका भी द्रव्यमान भी नियत ही रहेगा। तो जब तक उसमें बाह्य बल लगा के उसमें कोई डिफरेंस उसके वेग में नहीं किया जाएगा, तो द्रव्यमान गुणे वेग का जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। यहाँ यही सिद्धांत है, ठीक है। यानी वैक्यूम है तो कोई बाह्य बल तो लग नहीं रहा है, वो गतिमान अवस्था में है वस्तु, तो हमेशा गतिमान अवस्था में रहेगी। अब ऐसे नहीं कि आपने एक फर्श में किसी वस्तु को धक्का दे दिया, वहाँ पे अगर आप लोग मीजर करेंगे तो उस वस्तु में घर्षण बल भी लग रहा है, नीचे धरती से क्या है घर्षण बल लग रहा है, तो वहाँ पे आप लोग अगर मीजर करेंगे तो रेखीय संवेग आपका वहाँ पे संरक्षण सिद्धांत लागू नहीं होगा। वहाँ क्या होगा, जहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा अप्लाई होगा वहीं पे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी लागू होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब निकाय पर जब निकाय के कणों पर बाह्य बल शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए तो कणों का रेखीय संवेग नियत रहेगा। इस बात को आप लोग समझ गए कि जब निकाय पर कोई बाह्य असंतुलित बल शून्य हो जाएगा तभी क्या होगा, वो रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि जो रेखीय संवेग होगा वो नियत रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू से रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान और वेग हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। अब पढ़ना है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो सेम रेखीय संवेग की तरह है, क्या है कि जब बल आघूर्ण जब निकाय के कणों पर निकाय के कणों पर बल आघूर्ण, क्या, बल आघूर्ण शून्य हो जाए तो कणों का कोणीय संवेग नियत रहेगा। क्या रहेगा, नियत रहेगा। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि बल आघूर्ण शून्य हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ बाह्य बल शून्य हो रहा था, यहाँ पे बल आघूर्ण शून्य हो रहा था, क्योंकि जो कोणीय संवेग होता है वही क्या होता है, हमारा जो बल आघूर्ण होता है वही कोणीय संवेग का कारण होता है, ठीक है। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है और कोणीय संवेग क्या होता है। यहाँ इतना जानो कि जब कोणीय क्या बोलते हैं इसे, बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ठीक है। अगला पढ़ना है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। यानी कि मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ। क्या होगा कि यहाँ पे ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों ही
एक ही माने जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी है मॉडर्न फिजिक्स में, इस बात को हम लोगों ने बताया भी है कि जो द्रव्यमान है उसको ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि द्रव्यमान ऊर्जा का रूप ही माना जाता है तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। और यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे E=mc²। बात आपको समझ में आई कि यहाँ पे द्रव्यमान और ऊर्जा क्या हैं, दोनों एक ही हैं तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ऊर्जा और द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो हमारे सारे संरक्षण सिद्धांत क्या हो गए, खत्म हो गए। अगले लेक्चर में हम लोग प्रकृति में जो मूल बल होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।